नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा दे देंगे, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। जब रात को 9:15 के बाद 9:15 से 9:30 के बीच में यह समाचार आया तो राजनीति में रुचि रखने वाले सब भौंचक रह गए। सबके लिए यह आश्चर्यजनक, अचंभित करने वाली घटना थी। कुछ लोगों ने तो लिखा कि हम तो स्तब्ध हो गए। भाई, स्तब्ध क्यों हो गए? क्योंकि भारत में अभी तक किसी उपराष्ट्रपति का इस ढंग से इस्तीफा नहीं हुआ है, न कभी स्वास्थ्य कारणों से किसी ने अपना पद छोड़ा है। अब उन्होंने चूंकि स्वास्थ्य कारण ही कहा है और तो अब रिकॉर्ड में वही है, वही माना जाएगा। लेकिन ये समझ से परे बात है कि स्वास्थ्य कारणों से किसी को इस्तीफा देना है तो मानसून सत्र के पहले दिन भर के सभा संचालन के बाद रात में क्यों इस्तीफा देगा? वो पहले भी दिया जा सकता था इस्तीफा। यह तो स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि वो 4:30 साढ़े 4 में तो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, उसमें वो थे। अगले दिन मीटिंग उसकी बुलाई थी जब उसमें राज्यसभा में जो एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता पक्ष, उसके नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं आए, तो उन्होंने अगले दिन इसकी बैठक रखी है और वो सदन में बता रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना है, मैं आपको पूरा समय दूंगा, इस चर्चा के लिए समय निर्धारित करूंगा, और अचानक इस्तीफा दे देते हैं। स्वाभाविक है कि बात एक सीमा से आगे चली गई होगी। यह सामान्य घटना तो है नहीं, सामान्य घटना हो ही नहीं सकती है। वह भी इस्तीफा तत्काल प्रभाव से। तो बात यहाँ तक अगर बिगड़ गई थी तो इसके कुछ कारण होंगे, लेकिन कारणों पर अटकल लगाने की बजाय जो कुछ सामने दिख रहा है उस पर हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब वो ऐसे उपराष्ट्रपति और सभापति हुए हैं जिनसे विपक्ष का कई बार सरकार से ज़्यादा तीखी बहस, तीखा टकराव और तीखे मोर्चाबंदी हुई है, और उन्होंने मुखर होकर के और उस मोर्चाबंदी में अपनी बात रखी है। विपक्ष के नेता तक के लिए उन्होंने और ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जो सामान्यतः नहीं किया जाता है कि देश को अस्थिर आप करना चाहते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, और ऐसी भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। और लगातार कोई न कोई टिप्पणी किया, फिर कुछ ऑर्डर भी पास किया है उन्होंने। इसके कारण विपक्ष हमेशा असामान्य, असहज उनके पूरे इस कार्यकाल में महसूस करता रहा। यह अलग बात है कि वही विपक्ष इस समय उनके पक्ष में खड़ा है, उनका समर्थन कर रहा है, और उसको पता भी नहीं है विपक्ष को कि क्यों उन्होंने त्यागपत्र दिया है, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया नहीं है। न अभी तक की जानकारी में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने किसी से मुलाकात करके और कोई बात बताने की भी कोशिश की है। तो अब विपक्ष की इस समय भूमिका यह है कि सरकार से जुड़े हुए किसी भी विषय को बड़ा इशू बना के अपनी राजनीतिक साधो। और जिस तरह का इस समय एक पक्षीय सरकार पर आक्रामक विपक्ष है, जो कि सरकार की आलोचना और विरोध करने में इसका भी ध्यान नहीं रखता कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को हम अपनी आलोचना और विरोध से परे रखें, और चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, राष्ट्र यहाँ तक कि राष्ट्रपति हों, चुनाव आयोग हो, सब पर जिस ढंग से सबकी आलोचना और विरोध होता है, वो हतप्रभ करने वाला ऐसा विपक्ष इसको इशू बनाएगा और अपने तरीके से बनाएगा, और वो हम देख रहे हैं। लेकिन विपक्ष की सहानुभूति और समर्थन के कोई मायने नहीं है, क्योंकि कल तक जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं वो आजकल चला गया है, तो आप उसके समर्थक होकर छाती पीट रहे हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई बार सरकार को उनके बचाव में आना पड़ा है, आप विपक्ष के कारण। कई बार सरकारी पक्ष बचाव में आया है, और कई बार तो विपक्ष के वॉकआउट करने के बाद सरकारी पक्ष ने इनकी प्रशंसा की है और इनका समर्थन किया है। ऐसा नहीं था कि इनको समर्थन नहीं मिला है, लेकिन समर्थन देते हुए भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने समय समय पर इनसे आग्रह किया होगा कि एक सीमा से ज़्यादा हमको विपक्ष से भी टकराव नहीं लेना है। सरकार का काम सरकार करेगी, वो टकराव लेने का सरकार की भूमिका है, वो अपना लेगी, राजनीतिक रूप से संघर्ष करेगी, राजनीतिक रूप से उत्तर देगी। और जुडिशियरी से कोई सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा मैसेज जाए कि सरकार न्यायपालिका के या सुप्रीम कोर्ट के ही विरुद्ध हो गई है।
उसमें जगदीप धनखड़ साहब ऐसे कई स्टैंड लिए, कल खुल के और आक्रामक होकर बयान दिया है, जो बाहर से तो भाजपा के समर्थकों के लिए बहुत अच्छा था कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं। विपक्ष को भी, जब वो विपक्ष की मिट्टी पलीत करते थे तब भी समर्थकों का, भाजपा के सामान्य समर्थकों को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसके संदेश अच्छे नहीं थे। और निश्चित रूप से सरकार के स्तर पर उनसे बार बार आग्रह किया गया होगा। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है और उपराष्ट्रपति की अपनी स्वतंत्र भूमिका है। हालांकि राष्ट्रपति के रहते उपराष्ट्रपति की बहुत भूमिका नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार काम करना पड़ता है। यानी मंत्रिमंडल का जो निर्णय हो गया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने जो निर्णय किया, उसको राष्ट्रपति को मानना अपरिहार्य, उसको मानेंगे ही, अनिवार्य है। तो उपराष्ट्रपति की भूमिका तो इससे अलग नहीं हो सकती है कि हम, अब उपराष्ट्रपति की भूमिका एक राज्यसभा के सभापति की होती है और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सभापति की भूमिका कभी भी यह नहीं हो सकती कि वो कहीं से भी सरकारी पक्ष होते दिखें, और सभापति की भूमिका सदन के ठीक से संचालन की है, विधायी कार्य ठीक से सही नियम पूर्वक संपन्न हो जाए, जो बहस है वो समय पर नियम पूर्वक संपन्न हो, जो विधेयक पारित होने हैं उन पर ठीक से बहस हो, कमेटी में जाने हैं तो कमेटी में जाए, सही समय पर वो प्रस्तुत हो और फिर उस पर बहस हो के पारित हो। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सभापति की होती है और सरकार चाहती है कि हमारे जो विधेयक हैं वो ठीक से पारित हो जाए। इसमें एक सहयोग होता है सबके बीच, और संसदीय कार्य मंत्री, कुछ वरिष्ठ मंत्री सभापति से, अध्यक्ष से, उनके कार्यालय से संपर्क बनाए रखते हैं। हर जगह संसदीय लोकतंत्र में होता है। यह किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन है कि सरकार और सभापति के बीच कैसे संबंध रहे। ये परंपरागत रूप से चलता रहा है, आगे भी चलेगा। इसमें निश्चित रूप से कमी हुई है, और खासकर जो न्यायमूर्ति जसवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार का मामला है और महाभियोग का प्रस्ताव है, उस पर यद्यपि सरकार की ओर से भी उस पर अपना मत आ चुका है, लेकिन इसको सदन में कैसे आगे ले जाना है इसकी रणनीति अभी तय नहीं हुई है। लोकसभा में भी वो प्रस्ताव आ गया है, 150 सांसदों ने दिया, लेकिन लोकसभा में अभी स्पष्ट नहीं किया कि कब आएगा, इसके तरीके क्या होंगे। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब ने उसको ले लिया और अपना ऑर्डर भी पास कर दिया कि राज्यसभा के सभापति का अधिकार है और ये राज्यसभा जो आसन है वो तय करेंगे, लोकसभा से अलग हमारे उसके नियम हैं, जो नियम है वो तो सच है, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसमें केवल 50 विपक्ष के सांसदों के ही हस्ताक्षर हैं, सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर नहीं है। तो ये भी जरा असहज करने वाली स्थिति थी कि वो रिकॉर्ड में अगर जाएगा तो प्रस्ताव किसने पेश किया, तो विपक्ष ने किया, तो सरकार को समस्या तो हुई होगी। सामान्यतः ऐसे मामलों में दोनों पक्ष होते हैं और सभापति भी, ये कहीं नियम में नहीं लिखा है। 50 सांसद अगर दे देते हैं तो उस पर निर्णय लेने का उनको अधिकार हो जाता है। इसमें 63 सांसद गए हैं तो नियम के अनुसार वो ठीक है, लेकिन जो व्यवहारिक है और राजनीति है उसके अनुसार अब सरकारी पक्ष के लिए एक असहज स्थिति हो गई है कि हमारे सांसदों का नाम भी है, उसमें भी विपक्ष अपने तरीके से इसके माइलेज लेना चाहता है कि नहीं कमेटी बने जिसमें हम रहें। सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कमेटी बना दिया है, इसमें अलग से कमेटी की आवश्यकता है नहीं। तो ये भी एक टकराव है। उसमें अगर उपराष्ट्रपति इस प्रकार से आनन फानन में उसको स्वीकार करते हैं और उस पर अपना मत व्यक्त कर देते हैं ऑन रिकॉर्ड आसन पर बैठकर, जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण मतभेद का रहा होगा। उनसे बातचीत हुई होगी, क्योंकि कल राजनाथ सिंह जी के कमरे में जब सारे सांसदों को बुलाया गया और जब शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, तो लग गया था कि मामला कुछ बिगड़ रहा है। पता नहीं उस समय जगदीप धनखड़ साहब को इसका आभास था, नहीं था, आभास तो अवश्य रहा होगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दिक्कत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें किसी संकट का, राजनीतिक संकट का, सरकार के लिए किसी क्राइसिस का कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति जो सदन का संचालन कर रहा हो, इस समय आक्रामक विपक्ष को हैंडल कर रहा हो, उसके जाने से एक रिक्ति खड़ी होती है, उसके भरपाई में कठिनाई होगी,
लेकिन कोई सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है ऐसा कुछ कोई मुझे दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक योग्य लोग हैं, अभी भी उनका चयन हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, कराया जा सकता है। तत्काल उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जो कि पूर्व पत्रकार हैं और अच्छे ढंग से संचालन करते हैं, वो निभाएंगे। फिर एक सदन में आसन के लिए एक पूरी एक टीम वो होती है, क्रमबद्ध होता है, उसमें पैनल में नाम होते हैं सबके, वो बीच बीच में संचालन करते हैं। तो इस कारण एक रिक्ति तो हुई है। उपराष्ट्रपति की भूमिका दूसरे के लिए निभाना कठिन है, वहाँ उपसभापति की भी अपनी सीमा होती है, लेकिन अब ये हो जाएगा। सबक और सीख ये है कि कोई भी किसी पद पर हम बैठे हों, उसके नियम संविधान होते हैं, लेकिन उस नियम और संविधान हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम उसका पालन कैसे करते हैं। हम नियम और संविधान का पालन करते हुए अगर हमारे अंदर एक दूसरे से एडजस्ट करके जो अलग अलग अंग हैं सदन के, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, उसके साथ समायोजित करते हुए हम भूमिका नहीं निभाते हैं तो किसी के लिए भी समस्या पैदा हो जाएगी। और ये साफ दिख रहा था कि जगदीप धनखड़ साहब का सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ भी उस ढंग का कम्युनिकेशन नहीं था जैसे पहले वेंकैया नायडू के समय था। वेंकैया नायडू के सामने भी एक समय समस्या पैदा हुई थी उनके सीनियरिटी के कारण, लेकिन कई बार राज्यसभा के सत्ता पक्ष के सांसद कहते थे कि इनके बोलने के कारण, समय लेने के कारण हम लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाती है, हम लोगों का समय कट जाता है, और ये शिकायत भी जा रही थी। तो अत्यधिक बोलना, अनावश्यक बोलना, सीमा से परे जाके बोलना, उस प्रकार से ऑर्डर पास करना, ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। विपक्ष इस समय निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण तरीके से आक्रामक है। विपक्ष की भूमिका कई बार गैर जिम्मेवार भी हो जाती है, लेकिन आसन पर बैठे व्यक्ति की सीमा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई सांसद आया है, उनके अपने विशेषाधिकार हैं, तो इसलिए किसी को अगर ये लगता है कि इस तरीके से ठीक हो जाते तो वो गलत है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी दृष्टि से आगे सरकार ध्यान रखे और ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर लाए जिसके अंदर संतुलन हो, जिसके व्यवहार में थोड़ी ज़्यादा गरिमा हो, जो ये समझे कि किन परिस्थितियों में हमको किस तरीके से सदन का संचालन करना है, अपनी भूमिका निभानी है, जिसमें वाणी संयम हो, अति विपरीत परिस्थितियों में भी जो संतुलन और संयम से विवेक के साथ काम कर सकता हो, और किसी अगर शासन के किसी भी अंग के साथ किंचित भी टकराव के संकेत देने से हर स्तर पर बचने वाला व्यक्ति हो, क्योंकि कोई भी चीज़ रणनीति से निपट जाएगी। ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो राजनीति हो गई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जैसा टकराव होता है, उसमें तो एक अनुभवी, परिपक्व, संतुलन और विवेक वाले ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आसन पर बैठे हुए विकट से विकट परिस्थिति में भी अपना धैर्य और संतुलन न खोए। और मुझे उम्मीद है कि भारत जैसे देश में ऐसे ही उपराष्ट्रपति हमारे सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।